सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा आवाज़, मेरी वीडियो क्लियर है आप लोगों के पास? मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो जो है वो क्लियर है आप लोगों के पास? ठीक है। ठीक है। एक बार बाकी लोग भी कंफर्म कर दीजिए। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रूपाली। ठीक है, वीडियो और आवाज़ दोनों चेक कर ले, दोनों ही चेक कर ले। आवाज़ भी अच्छे से हो, वीडियो भी अच्छे से हो, दोनों चीज़ें क्लियर हो। जय महाकाल, जय महाकाल। बिल्कुल। आ जाइए, आते जाइए, आते जाइए, ज्वाइन करते जाइए। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय सालासर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम। बस, हे प्रभु सुन लो खाली हमारी। कोई भी देवी देवता जो भी सुनने के लिए तैयार है, सुन ले हमारी पुकार इस बार। भाई, सब बेस्ट है, सभी से बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बजरंग बली ये जी वो जी जो भी प्रभु है बस वो संभाल ले, मामला बिठा दे, ताकि बार बार का जो हर रोज की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए और फाइनली हम कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाए। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। वैसे तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का ही टॉपिक होता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, लेकिन टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर एक छुपा हुआ टॉपिक है। वो कई बार किताबों में मिलता है, कई बार नहीं मिलता, लेकिन इसमें सवाल आते हैं, इसमें पेपर में सवाल आते हैं, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को मैं एक बार आपको अलग से पढ़ा देता हूँ, ताकि कोई अगर बाई चांस कोर्स में रह गया हो, छूट गया हो, तो कवर हो जाए। वो है टेंजेंट, ठीक है, मतलब स्पर्श रेखा। सब टेंजेंट जिसे कहते हैं अर्धस्पर्शी, अभिलंब, और सब नॉर्मल मतलब अधोलंब। ये चार वर्ड जो है ना, ये चार चीजें, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल किताबों में ये टॉपिक आपको नहीं मिलते। इनकी लेंथ जो है ना, लंबाइयां, इनकी लंबाइयां निकालना, ये है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, अर्धस्पर्शी या अधस्पर्शी। ठीक है, अर्ध का मतलब आधे से नहीं है यहाँ पे, ये जो ना ये अध है, अध मतलब उप। ये तो होगी, आप कई बार हिंदी में इसके अजीब अजीब नाम होंगे, इंग्लिश में नाम रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा, हिंदी के तो नाम बड़े ही अजीब हो जाते हैं। तो टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये चार चीज़ें हैं। इनकी लेंथ निकालना जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, हमारे कोर्स में पाया जाता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी किताब में जाओगे तो एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेंगे। अगर आप और किताबों में, कई किताबों में देखोगे तो ये टॉपिक शामिल ही नहीं करते, और होता है तो बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का सवाल मिलेगा। तो इस टॉपिक को मैंने सोचा कवर करवा देता हूँ साथ ही साथ में, ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता भी चल जाए और कैसे इनके सवाल होते हैं वो भी कवर हो जाए। ठीक है ना? तो आज मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा इनके बारे में। ये आपके अवकलन के अनुप्रयोग के टॉपिक है, जो अवकलन का अनुप्रयोग है ना उसके टॉपिक है ये। तो साथ में थोड़ी थ्योरी भी हो जाएगी, साथ में ये भी हो जाएंगे। आ जाओ, पहले मैं हिंदी के नामकरण भी बता देता हूँ। तो इन्हें कहते हैं स्पर्श रेखा। एक तो कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट का हिंदी में नाम है स्पर्श रेखा। ये तो होगी आपकी टेंजेंट, ठीक है। फर्स्ट है टेंजेंट, दूसरी है आपकी अधस्पर्शी, जिसे सब टेंजेंट कहते हैं। सब टेंजेंट ये क्या है वो डायग्राम से भी बताऊंगा। नंबर 3 है आपका अभिलंब, नॉर्मल, और चौथा है आपका अधोलंब। हिंदी में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है नाम को लेके, हिंदी में नाम को लेके वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इंग्लिश वाले नाम कन्फर्म है, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि हिंदी के नामकरण ज़्यादातर डिक्शनरी से किए जाते हैं, और डिक्शनरी में ले जाके करते हैं तो सब नॉर्मल का जो भी हिंदी वाला नाम होता है वो चिपका देते हैं। तो इसलिए इंग्लिश वाले नाम पे ज़्यादा रिलाई करिएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नाम है, ये इनके स्टैंडर्ड नाम है, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। हम जो करने वाले हैं वो है
इनकी लेंथ निकालना, इनकी लंबाई निकालना, लेंथ, ये हमारा टॉपिक है। इन सब की लेंथ, लंबाइयां पता करना कि इनकी लंबाइयां कितनी है। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब आप समझ पा रहे होंगे ये टॉपिक अलग क्यों है, क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है ना, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, समीकरण निकालना आपको आता है, ढाल निकालनी आपको आती है, ढाल कैसे निकलती है, स्लोप कैसे निकलती है, वो चीजें सब आती है। जो चीज बाकी थी वो थी इनकी लेंथ निकालना, लंबाई निकालना, है ना। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसको याद कर लें। अवकलन के अनुप्रयोग में आपने पढ़ा है कि टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की स्लोप मतलब ढाल कैसे निकलती है। फिर आपने पढ़ा दोनों के समीकरण कैसे निकलते हैं, तो समीकरण निकालना ये सीखा, ढाल निकालना ये सीखा। एक चीज छोटी सी है जो छुपी हुई है, वो है लंबाई निकालना। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इनकी लंबाइयां कैसे निकलती है, क्या फॉर्मूला है लंबाई निकालने। कई बार सीधा फॉर्मूला भी पेपर में पूछता है, तो वो सब चीजें देख लो। पहले तो ये देखो, स्पर्श रेखा की लंबाई को परिभाषित करेंगे कि कहते किसे है। स्पर्श रेखा तो अनंत तक जाएगी, अनंत से आएगी अनंत तक जाएगी, तो लंबाई तो अनंत होगी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, अनंत नहीं है, यहाँ पे है। पहले आप अपना कर्व बनाइए, मान लीजिए, चित्र देखिएगा, चित्र से ही सारी चीजें क्लियर होगी। ये आपका कोई कर्व है, ठीक है, ये आपका कोई कर्व है। इस कर्व के कोई भी एक बिंदु चूज कर लीजिए। बिंदु का बहुत महत्व होगा, क्योंकि बिंदु अलग अलग लेने पर हमारे सारी चीजें बदल जाएंगी। हर बिंदु का अलग अलग स्पर्श रेखा होगी, अलग अलग अभिलंब होगा, अलग अलग अर्धस्पर्शी होगी, अलग अलग अधोलंब होगा। सब चारों चीजें बिंदु बदलने के साथ साथ बदल जाएगी। फिलहाल के तौर पे हम बिंदु पी लेके चलते हैं, ये रहा पी, पी बिंदु की बात करें, ठीक है। इस पी बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। और मान लीजिए ये जो स्पर्श रेखा है ये पी से होते हुए गई और एक्स एक्स को जाके इसने एम पर काटा। तो जहां पर स्पर्श बिंदु है वहां से लेकर जहां तक वो एक्स एक्स को काटती है स्पर्श रेखा, इस लंबाई को, इस लंबाई को स्पर्श रेखा की लंबाई बोलेंगे। तो जब स्पर्श लंबाई जिसको हम बोल रहे हैं वो है स्पर्श बिंदु से लेकर एक्स एक्स तक जितना भाग कटेगा, जितनी लंबाई कटेगी, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएगी। इतना ही, सिर्फ इतना, पी से लेकर एम तक। ये जो पी एम है यही स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाती है। क्योंकि वैसे तो स्पर्श रेखा अनंत से आती है, अनंत तक जाती है, तो टोटल लंबाई तो अनंत होगी। हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई की बात हो रही है। बिंदु पी से लेकर जहां पे वो स्पर्श कर रही है वहां से लेकर जहां वो एक्स एक्स को काटती है वहां तक की लंबाई, ठीक है। फिर दूसरी है, सेकंड है, जब स्पर्श रेखा होगी तो अभिलंब भी होगा। तो इस बिंदु पे एक अभिलंब भी खींचो। अभिलंब हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण होगा। तो P से लेकर N तक जहां तक आपका अभिलंब, उस बिंदु पर जो अभिलंब है वो जाके एक्स एक्स को जितना दूरी पे काटेगा, जितनी लंबाई पर काटेगा, ये पी एन जो है ये आपके अभिलंब की लंबाई कहलाएगा। अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई। अब आ जाता है बाकी बचे हुए दो चीजें। अगर आप इनकी परछाइयां डालें, इनकी परछाई, ये जो पिंक वाली है, जो अर्धस्पर्शी जो स्पर्श रेखा है, इसकी परछाई अगर आप जमीन पे डालें तो इसकी परछाई की लंबाई जो भी होगी, ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, नाम रख लेता हूँ एल, ये एल। तो आप देखेंगे स्पर्श रेखा की एक परछाई बनी है। ये स्पर्श, ये जो परछाई है यहां से लेकर यहां तक, ये परछाई, इसी का नाम है अर्धस्पर्शी, सब टेंजेंट, अधस्पर्शी। अर्धस्पर्शी की लंबाई। इसी प्रकार से अधोलंब जो है, अगर वो परछाई अगर उस तरफ से आप लें, ये कहलाता है अधोलंब। तो एक बात अब कंफर्म हो गई होगी, ये समझ में भी आपको आ गई होगी कि अगर मैं पी बिंदु को चेंज कर दूं, अगर मैं पी बिंदु को यहां से उठा के यहां ले लूं, तो ये चारों चीजें चेंज हो जाएंगी।
P बिंदु के चेंज होने के साथ साथ ही ये चारों चीजें चेंज हो जाएगी, यानी हर बिंदु का ये चारों मान अलग अलग होंगे। ये बात संभव है कि P बिंदु अगर मैं बदल दूं, P को यहाँ से ले लूं थोड़ा सा दाएं या थोड़ा बाएं ले लूं, तो ये सब चीजें चेंज हो जाएगी। तो हर बिंदु का अपनी स्पर्श रेखा की लंबाई, अपनी अभिलंब की लंबाई, अपनी अर्धस्पर्शी की लंबाई और अपनी अधोलंब की लंबाई होती है। ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। इंग्लिश में बोला था यार मैंने अभी तक तो, नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट, नॉर्मल टेंजेंट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि लंबाइयां होती कितनी है, लंबाइयां होती कितनी है। अगर आपका कर्व जो है उसकी इक्वेशन y बराबर एफ एक्स है और आपका जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, जो बिंदु है जिस बिंदु पे आप अपनी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है और कर्व की इक्वेशन y बराबर एफ एक्स है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, फॉर्मूले थोड़े टेढ़े रहते हैं, भूलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको हमेशा याद रह जाएंगे। तो स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई और अभिलंब की लंबाई दोनों का एक ही फॉर्मूला है, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, दोनों का एक ही फॉर्मूला है y अंडर रूट 1 प्लस dx बटा dy का स्क्वायर। फर्क थोड़ा सा है, चिन्ना सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है वो भी आ जाएगा। y अंडर रूट 1 प्लस, लोकेट करिए डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस जो है उसको गौर करिए। सेम फॉर्मूला है, इससे आपको याद रखने में भी मदद मिलेगी। दोनों फॉर्मूले में गौर करिए क्या है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है सेम, यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, प्लस है प्लस है, स्क्वायर है स्क्वायर है। लेकिन स्पर्श रेखा में आपका आता है dx बटा dy और अभिलंब में आपका आता है dy बाई dx, ये दोनों में फर्क है। बस अब मेरे ख्याल से याद करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, अब दोनों में याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर वाले में dx dy, इसमें dy dx। ठीक है। अब आप इसको किताबों में क्या रखा था, किताबें में तो ये फॉर्मूला है ना, इसको पूरा dy बाई dx के रूप में लिखता है। अगर इस फॉर्मूले को dy बाई dx की फॉर्म में लिखें तो ये कैसा हो जाएगा वो देखिए। dx बटा dy को उल्टा करके लिखना होगा, है ना। अगर dx बटा dy है उसको dy बाई dx लिखना है तो उल्टा करके लिखना होगा। तो dx बटा dy बराबर होता है 1 अपॉन dy बाई dx, है ना। अगर इसे dy बाई dx में लिखना चाहते हो तो dx बटा dy को क्या लिखना होगा, 1 बटा dy बाई dx। तो यहाँ पे जब आप 1 बटा dy बाई dx लिखेंगे, इस जगह सॉरी 1 बटा dy बाई dx लिखेंगे, लघुत्तम लेंगे वो यहाँ जाएगा, फिर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपका यही फॉर्मूला बन जाता है y अंडर रूट 1 प्लस, किताबों में आपको ये वाला फॉर्मूला ज़्यादातर मिलता है। अगर आप इसको dy बाई dx करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा, अगर आप इसको dy बाई dx करके लिखेंगे तो ये वाला बन जाएगा। अब लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे ये वाला फॉर्मूला कभी याद नहीं रहता और आपको भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम रोज रोज तो निकालेंगे नहीं। हम एक बार आज पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल और प्रैक्टिस कर लें, 2 दिन रखेंगे, फिर उसके बाद में इसका कोई 3 महीने नंबर नहीं आएगा जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, तो ये आने नहीं है, फिर भूल जाने। तो ऐसे फॉर्मूलों को ऐसे बना के छोड़ो कि बाद में भी आपको याद रहे, बाद में भी आपको याद रहे। तो ये मत करिएगा, इसके साथ ना जाइएगा, इसके साथ जाइएगा और वहां पे ऑन स्पॉट पे आप इसको चेंज कर लीजिएगा, dy बाई dx बना लीजिएगा, वहां पे बना लीजिएगा। और बनाने की क्यों जरूरत है, dx बटा dy निकालो ना, dy बाई dx निकाल के उसको पलट देना, dx बटा dy आ जाएगा। इससे आपका दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे, तो याद रखने में आसानी होगी, याद रखने में आसानी होगी। तो ये ना करिएगा, किताबों में ये मिलेगा आपको, किताबों में ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इसके साथ मत जाइएगा, इसके साथ जाइएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होंगे ना तो याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि ये फॉर्मूले टिकने वाले नहीं है। अगर आप इससे अलग, क्योंकि इनमें कोई समानता नहीं है, देखो इन दोनों में कोई समानता नहीं है, और फिर ये थोड़े बहुत आगे पीछे और हो जाएंगे। अब ये अभिलंब में चला जाएगा, क्योंकि अभी 4 पढ़ने वाले हम, 4 फॉर्मूले, तो एक फॉर्मूला उसमें घुस जाएगा, एक उसमें घुस जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा, याद तो है लेकिन अधोलंब कौन सा है, अर्धस्पर्शी कौन सी है, वो मिक्सअप हो जाएगा।
तो फॉर्मूलों को इस तरीके से रखिए याद, ताकि लंबे समय तक वो टिक सके। तो मुझे तो ये वाले याद है, ये और ये तो हो गया। ऐसे ही आपको मैं दोनों सेम बना देता हूं, अभिलंब का पहले, नीचे वालों का अधस्पर्शी का समीकरण, अधस्पर्शी की लंबाई, जो कि होगी y इंटू डी एक्स बटा डी वाई। स्पर्शी वालों में dx बटा dy आएगा, और अधोलंब अधोलंब वाले में आएगा y dy बाई डी एक्स। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो भी फॉर्मूला स्पर्श रेखा का है, स्पर्श शब्द जिसमें जुड़ा हुआ है उसमें dx बटा dy आएगा, और जिसमें लंब जुड़ा हुआ है उसमें dy बाई डी एक्स आएगा। तो ये 4 फॉर्मूले। अब क्वेश्चन ये है कि बिंदु का तो इस्तेमाल किया ही नहीं, ये मान निकालने के बाद में आपको अपना बिंदु इसमें रख देना है, ताकि वो एक संख्यात्मक मान बन जाए, मतलब एक आंसर बन जाए। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई, अधोलंब की लंबाई, कई बार तो फॉर्मूले फॉर्मूले पूछ लेता है, क्योंकि उसे पता है बच्चों को फॉर्मूले भी याद नहीं है, नहीं भी होते, ये भी सच है, फॉर्मूले याद होते ही नहीं है। तो और कई बार इसको घुमा के पूछ लेता है, कई बार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पूछ लेता है कि स्पर्श रेखा की परछाई कितनी होगी, तो अब उसे पता नहीं होता कि स्पर्श रेखा की परछाई, वो सोच रहा है कैसे निकलेगी, तो घुमा घुमा के क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये चीजें। दोबारा से देख लीजिएगा क्या होता है। एक बिंदु ले लीजिए वक्र का, उस बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींचिए, उस स्पर्श रेखा के ऊपर अभिलंब खींचिए, इन दोनों की परछाइयां बनाइए, तो आपको 4 चीजें मिल जाएगी बैक टू बैक। स्पर्श रेखा की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, स्पर्श रेखा की परछाई अर्धस्पर्शी, अभिलंब की परछाई अधोलंब। ये चारों जो लंबाइयां हैं, इन चारों लंबाइयों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4, और हर किसी का अपना अपना पी बिंदु होगा। बिंदु पी बदल दोगे तो फॉर्मूला बस बचेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, आंसर बदल जाएगा, क्योंकि बिंदु बदल गया मतलब आंसर बदल गया। तो ये चीजें इस तरीके से चलती है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल है, एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है इनसे, पेपर में आया हुआ भी है, आगे भी आने का चांस है, क्योंकि ये नॉर्मल किताबों में आपको नहीं मिलता है, खासकर एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, बाकी और किताबों में बड़ा छुपा हुआ सा रहता है ये। चलिए आ जाओ, इस पर मैं अब आपको इक्के दुक्के सवाल करवा देता हूँ, थोड़ा सा टेंजेंट नॉर्मल वाले भी करवा देता हूँ, दोनों ही हो जाएंगे। चलिए आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा टेंजेंट नॉर्मल भी रिकॉल हो जाएगा, साथ ही साथ ये अधोलंब वाले सवाल है ये भी रिकॉल हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपका वक्र y बराबर e की पावर माइनस एक्स बटा ए है, ये y बराबर b इंटू ई की पावर माइनस एक्स बटा ए, वाई एक्स के जिस बिंदु पर काटता है वहां पर स्पर्श रेखा का समीकरण कौन सा होगा। जिस बिंदु पर भी ये काट रहा है, वाई एक्स को जिस बिंदु पे काट रहा है उस बिंदु पे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। तो पहले तो ये कह रहा है कि वाई एक्स पे काटता है, वाई एक्स पे काटता है, वाई एक्स पे तभी काटेगा जब एक्स का मान 0 होगा, वाई एक्स के हर बिंदु पे एक्स का मान 0 होता है। तो वाई एक्स को जिस बिंदु पे काटता है, ये वाई एक्स को जिस बिंदु पे काटेगा वहां एक्स का मान 0 होगा। एक्स का मान अगर मैं 0 रखूं समीकरण में, तो मुझे वाई का मान मिल जाएगा बी, क्योंकि एक्स का मान 0 रखते ई की पावर 0, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये बी मिल गया। तो मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए ढाल चाहिए होती है आपको, और ढाल जो है वो अवकलन से आती है, ढाल अवकलन से आती है। तो अगर हम इसका अवकलन करें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स बटाई फिर माइनस 1 बटाई। ठीक है ना। अब किस बिंदु पे आपको निकालना है ढाल, 0 बी पर, वो पॉइंट यहां रख के ढाल पता कर लो। बिंदु है हमारा 0 बी, एक्स का मान 0, वाई का मान बी, वाई का मान रखने की जगह ही नहीं है, सिर्फ एक्स का मान आएगा, एक्स का मान 0 रखते ई की पावर 0 मान 1 हो गया, तो ढाल आ गई माइनस का बी बचा ए, ये आपकी ढाल हो गई, एम का मान हो गया। अब आपके पास एम का मान है और अब आपके पास बिंदु भी है, दोनों है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण भी आ जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन एम
x माइनस x1, y1 का मान है हमारा b, m का मान है माइनस b बटा ए, x a का मान x1 का मान 0, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करने पर ये हो गया ए वाई माइनस ए बी बराबर माइनस का बी एक्स, पदों को एक तरफ कर लिया, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, पूरे सवाल में ए बी का भाग देने पर, जैसे ए बी का भाग दोगे तो ये एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, तो ये आपका आंसर आ गया, एक्स बटा ए वाई बटा बी बराबर 1, ये स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई करो, इतने में मैं और अपलोड कर देता हूँ, ये ट्राई करो, लिख लो क्वेश्चन, y बराबर x प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर की स्पर्शरेखा का समीकरण जो x x के समानांतर हो, उस स्पर्शरेखा का समीकरण जो x x के समानांतर हो। आप करो, इतने में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और अपलोड कर देता हूँ। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि y बराबर x बटा 4 प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर में स्पर्शरेखा का समीकरण जो है वो आपको बताना है, और वो बताना है जहाँ पे स्पर्शरेखा एक्स एक्स के समानांतर हो, स्पर्शरेखा एक्स एक्स के समानांतर हो, तो एक्स स्पर्शरेखा यानी एक्स एक्स के समानांतर हो, जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो उनकी ढालें बराबर होती है, तो किसकी ढाल बराबर, स्पर्शरेखा की ढाल बराबर है एक्स एक्स की ढाल, स्पर्शरेखा की ढाल, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों समानांतर है, और हमारे गणित में समानांतर का मतलब जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो उसका एक अर्थ ये निकलता है कि दोनों की ढाल बराबर है, तो किसकी ढाल बराबर है, स्पर्शरेखा की ढाल, तो स्पर्शरेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू एक्स एक्स की ढाल, क्योंकि समानांतर है, समानांतर है तो ढालें बराबर होंगी, ठीक है ना, तो स्पर्शरेखा की ढाल अवकलन से आएगी, वो अवकलन से निकाल लो, और बिंदु जो है वो मान लिया एच के है, बिंदु एच के मान लो, क्योंकि ढाल जब आती है तो स्पर्श बिंदु पे आती है, तो कोई तो बिंदु रहा होगा जो स्पर्श होगा, माना वो एच के है, बस एच के बिंदु पे ढाल निकल जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का एक
ये आ जाएगा 2 ऊपर जाके -2 -3 या -8/x³ आ गया। और जिस बिंदु पे ढाल निकाल रहे हो वो बिंदु इसमें रख दो, बिंदु है आपका HK। तो ये गया 1 - 8/h³। ये आपके ढाल आ गई 8/h³ बराबर x की ढाल। x की ढाल होती है 0। x की जो ढाल है वो 0 है, क्योंकि x जो है वो 0 डिग्री का कोण बनाता है। x जो है वो 0 डिग्री का कोण बनाता है। तो tan 0 0 हो गया, तो ढाल 0 होगी, उसको इधर ले जाओ। 1 बराबर 8h³, h³ बराबर 8, तो h बराबर आ गया 2। h का मान 2 आ गया। ढाल इसकी 0 है ही है, क्योंकि ढाल x के बराबर है, और x की ढाल 0 है, तो आपके स्पर्शरेखा की ढाल हो गई 0। m 0 है, h का मान है ही, k का मान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहो तो रख के निकाल सकते हो, चाहो तो रख के k का मान निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ रही। जब जरूरत ही नहीं पड़ रही तो क्यों जबरदस्ती निकाले। हमारे स्पर्शरेखा का समीकरण होता है y - y1 m x - x1। जिसकी जरूरत पड़े वो निकाल लो, नहीं जरूरत पड़े याद रखिएगा यहाँ से निकलता है, क्योंकि आपका स्पर्श बिंदु जो होता है वो हमेशा वक्र पे स्थित होता है। तो वक्र पे स्थित होने का मतलब आपका स्पर्श बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, यानी k बराबर रहेगा। अगर जरूरत पड़े तो यहाँ रख के निकाल लीजिएगा। और ये चीज हमेशा याद रखेगा, स्पर्श बिंदु है, इसका मतलब है वहां पे आपका वक्र जो कर्व है वो और आपकी जो लाइन है वो दोनों टच कर रहे हैं। टच करने का मतलब है वो पॉइंट दोनों पे है, यानी दोनों को संतुष्ट करना पड़ेगा उसको। तो वक्र भी संतुष्ट करेगा और आगे जो आपकी स्पर्शरेखा आएगी वो भी करेगी। तो इसमें भी HK का मान रख दो, ये समीकरण बन गई। अब अगर आपको मान चाहिए तो यहाँ H का मान रख के K निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देखो चाहिए क्या, आपका जो x1 y1 है वो तो HK है, m आपका 0 है, तो भैया चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेते हैं। H की जरूरत नहीं है, लेकिन K की जरूरत पड़ेगी। बराबर 0, y बराबर K। तो H का मान लाओ और K ले जाओ। H का मान 2 रखते ही किया जाएगा 2 + 4/4, जो कि 2 + 1 3 आ गया। K का मान आ गया 3, तो y बराबर 3। तो समीकरण है y बराबर 3, जो कि है आपका बी आंसर। ये हो गया बी। y बराबर 2, 2 कहाँ से आया यार, 2 कहाँ से आ गया। k बराबर, ये HK जो है ना ये बिंदु है, समीकरण नहीं है। समीकरण तो x और y के पदों में आएगा। समीकरण तो आप यहाँ से मान रख के जो निकालेंगे वो समीकरण आएगा। तो समीकरण आया y बराबर 3, ठीक है ना, समीकरण आया y बराबर 3। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ये वक्र था, वक्र के ऊपर एक बिंदु मान लिया HK, स्पर्श बिंदु, क्योंकि स्पर्श बिंदु होगा तभी तो स्पर्श रेखा होगी। क्वेश्चन ने कहा कि स्पर्श रेखा की जो ढाल है, जो आपकी स्पर्श रेखा है वो इसके समानांतर है। जब स्पर्श रेखा x के समानांतर है, इसका मतलब है समानांतर होने का मतलब है ढालें बराबर है। तो स्पर्श रेखा की ढाल x की ढाल के बराबर है। स्पर्श रेखा की ढाल अवकलन करने से आती है, इसका अवकलन किया, ये ढाल आ गई। ये ढाल x की ढाल के बराबर है, x की ढाल 0 होती है। इसको सॉल्व करने से h का मान आ गया। h का मान समीकरण में रख के k का मान निकल जाएगा। फिर हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। स्पर्श रेखा के समीकरण में मान रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। x/a + y/b बराबर 2, वक्र x/a की पावर n प्लस y/b की पावर n बराबर 2 को बिंदु a b पे स्पर्श करती है, तो n किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। n का मान क्या होगा। इस वक्र को यह स्पर्शरेखा हमेशा टच करती है, हमेशा स्पर्श करती है, कौन से बिंदु पर, ए बी पर। अगर ये से ए बी पर हमेशा टच करती हो तो बताइए एन का मान क्या रहेगा, एन कितना होगा। हाँ, अब 8 बजे क्लास नहीं होगी आज, आज थोड़ा मुझे काम था, तो मैंने आज क्लास का शेड्यूल थोड़ा जल्दी कर दिया, है ना। आज शाम को मुझे काम था, तो मैंने सोचा क्लास जो है वो रात को शेड्यूल ना करूं, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस के चांसेस थे। मैं वापस बाजार जाऊं, वापस आ पाऊं नहीं आ पाऊं, लेट हो जाए,
तो क्लास रह जाएगी। तो मैंने सोचा कि आज क्लास को जल्दी कॉल कर लेते हैं, तो फिर मैंने 5 बजे कॉल किया। और वैसे भी आप लोगों से मैंने एक सर्वे जो पोल है वो करवाया भी था कि भाई 5 बजे 6 बजे का टाइम कर दो। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया, चलो 5 बजे क्लास लेके देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। और आज जो बच्चे आ रहे हैं वो उतने ही आ रहे हैं जितने 8 बजे आते हैं। तो इसका मतलब 5 बजे वाला टाइम है, इतना बुरा तो नहीं है, 5 बजे वाला भी बुरा नहीं है। तो एज एक्सपेरिमेंट भी हो गया। वैसे मेन काम तो मुझे काम था, इसलिए मैंने 5 बजे कॉल की क्लास को। और दूसरा ये भी हो गया, उसका एडवांटेज ये भी हो गया कि आज नंबर्स भी पता चल जाएंगे कितने बच्चे क्लास लेते हैं। और अगर क्लास लेने वाले बच्चों की संख्या वैसी है या उससे थोड़ी ज़्यादा है, तो फिर ये 5 या 6 बजे का टाइम हम कर सकते हैं, 5 या 6 बजे का समय कर सकते हैं। आ जाओ, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है। क्वेश्चन का कहना ये है कि भाई ये जो आपकी कर्व है, इस कर्व में एन का मान क्या हो कि यह लाइन हमेशा इसकी स्पर्शरेखा रहे बिंदु ए बी पर, बिंदु ए बी पर। तो हम एक काम करते हैं कि हम ए बी पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि कौन से एन के लिए स्पर्शरेखा का समीकरण ये आएगा। दोबारा समझो, हम इस कर्व के लिए, ये जो कर्व है, हम इस कर्व के लिए बिंदु ए बी पर स्पर्शरेखा निकालेंगे और देखेंगे कि एन का मान क्या रखें कि ये स्पर्शरेखा आ जाए। ठीक है, आ जाओ, पहले ढाल निकालते हैं। ढाल निकालने के लिए अवकलन कर दो, एक बटा ए की पावर एन को बाहर छोड़ दो क्योंकि वो नियतांक है। हाँ, 5 बजे या 6 बजे, 6 बजे कर दूंगा मैं, 6 बजे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। एन आगे आ गया, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस 1 बटा बी की पावर एन को बाहर निकाल दिया, एन इंटू वाई की पावर एन माइनस वन, और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 का अवकलन 0। ठीक है, इनको उस तरफ ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लो, तो ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन बटे ए की पावर एन आ गया, इंटू जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ गुणा है वो उधर भाग में चला जाएगा, भाग में जाएगा तो बी की पावर एन ऊपर आ जाएगा, एन इंटू वाई की पावर एन माइनस वन नीचे आ जाएगा। ये लो, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया। कुछ कट रहा है तो काट दो, बिल्कुल कट रहा है, एन से एन कट रहा है, काट दो। अच्छा, हमें ढाल हमेशा याद रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो अवकलन है, ये ढाल नहीं है। अगर आपको ढाल चाहिए तो उस बिंदु का इस्तेमाल कीजिए जो आपका वक्र पे है। अब ए बी पे ढाल निकालिए तो आपको ए बी का यूज करना होगा, ए बी का आपको यूज करना होगा। तो आप अपने बिंदु को ए बी को रख ले, तो ए बी रखेंगे तो एक्स की जगह ए आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर एन बटे ए की पावर एन, बी की पावर एन माइनस वन, और माइनस का चिन्ह जो भूल गया वो वाला। अब यहाँ आप ए की पावर एन माइनस काट देंगे तो एक ए बच जाएगा, एक बी बच जाएगा, तो ढाल आ जाएगी माइनस का बी बटा ए। तो ए बी बिंदु पे जो ढाल आई है, ए बी बिंदु पे जो ढाल आई है वो माइनस की बी बटा ए आ रही है। तो स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल लें, स्पर्शरेखा का समीकरण, तो y माइनस वाई वन फॉर्मूला m x माइनस एक्स वन। अपना जो बिंदु है ए बी वो रख लो, y1 की जगह b, ढाल की जगह ढाल, x1 की जगह a। सॉल्व करो, a इधर ले आओ, ए वाई माइनस ए बी बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी को एक तरफ कर लो, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab, पूरे सवाल में ए बी का भाग देने पर ये हो गया x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 2। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो समीकरण स्पर्शरेखा का आया है उसका n से कोई लेना देना ही नहीं है, ये समीकरण तो यही आ रहा है। इसका मतलब है कि n से कोई लेना देना ही नहीं है, n का मान चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा इसकी स्पर्शरेखा होगी। देखो, हमें नहीं पता था कि ये स्पर्शरेखा है, हमें नहीं पता था भाई, हमें मत आरोप मत लगाना, हमें नहीं पता था। हमने तो ईमानदारी से काम किया, हमने वक्र लिया, उसकी ढाल निकाली, ए बी पे उसकी ढाल निकाली, ए बी बिंदु का इस्तेमाल किया, स्पर्शरेखा का समीकरण निकाला, वो यही आ रहा है, सेम यही आ रहा है। और इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि एन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो एन है वो तो कट रहा है, एन बच ही नहीं रहा। तो अगर एन का मान 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, कुछ भी हो, यह लाइन हमेशा इसकी ए बी पे स्पर्शरेखा होगी।
n से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि सभी n के मानों के लिए ये बात सही है, सभी n के मानों के लिए ये बात सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि n का मान क्या है। यह रेखा सदैव इसकी स्पर्शिका होगी। ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया सवाल है। दूसरी आती है तो n का मान कुछ भी रख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्पर्शिका होगी नहीं, तब आंसर आएगा कि n का मान संभव ही नहीं है, ऐसा कोई n का मान नहीं है जिससे ये इसकी स्पर्शिका बन जाए। और इस केस में है कि n का मान कुछ भी रखो ये हमेशा स्पर्शिका होगी। तो दोनों बातों में फर्क देखो, पहले में कि n का मान कुछ भी रखो, हर वक्र जो भी इससे बनेगा उसकी स्पर्शिका वो होगी। अगला क्वेश्चन, एक वक्र के किसी बिंदु पर, ये थोड़े जटिल क्वेश्चन है और समय के साथ भूल भी जाते हैं। एक वक्र के किसी बिंदु पर, बस ये है पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, चीजें याद होती जाएगी और उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सब भूलते हैं, सब भूलते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहीं मैं नहीं भूलता, हर कोई थोड़े दिन पढ़ता है। मैंने कहा ना फॉर्मूले जब बता रहा था मैंने क्या कहा था, आप 2 दिन हो सकता है याद रख लोगे, लेकिन 10 दिन या 15 दिन बाद में जब आपसे यही फॉर्मूले वापस पूछूंगा तो चीज़ें इधर उधर जा चुकी होंगी, बिखर चुकी होंगी, नहीं बचेगी। तो ये होता ही है, ये होना ही है, ये स्वाभाविक समय है। 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, फिर वो सब चीज़ें फेडअप होती चल जाती है, सब साफ हो जाता है जो पढ़ा था, फिर जाके दोबारा ही पढ़ना पड़ता है। हाँ बस ठीक है, अगली बार जब दोबारा पढ़ते हो तो समय थोड़ा सा कम लगता है। पहली बार पढ़ा था तो हो सकता है मान लीजिए 1 घंटा लगा था, अब दोबारा पढ़ूंगा तो 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। एक मिनट। अच्छा अभी ने कह रहा आज से दिमाग की बत्ती जल गई। एक्चुअली हुआ ये था कि जो परसों क्लास थी ना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैथ्स के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए। बस आप ठीक है मैथ्स निकाल पा रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, बस अच्छा, ज़्यादा सुपरस्टार हीरो बनने की कोशिश ना करें। मैथ्स जो है वो आपको ज़मीन पे ले आएगी, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक इजी नहीं है, कोई भी टॉपिक इजी नहीं है, सिर्फ आपका वहम हो सकता है, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मुझे याद है कि वो सर बता रहे थे कि बच्चे कह रहे हैं कि सर मैट्रिक्स तो क्या पढ़ने की जरूरत है, वो तो ऐसी हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़े से सवाल उनको ढंग के डाल के देखते हैं, ये होती है नहीं होती है। तो शायद आज सवाल डाले, आज सबका दिमाग ठीक हो गया। तो ये समझना ज़रूरी है, ये ज़रूरी था कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए, है ना। ये पागलपन नहीं होना चाहिए। देखो मैथ्स किसी की नहीं है, कोई भी इतना पारंगत नहीं हो सकता मैथ्स के अंदर कि वो जो हाथ में लगेगा वो करके दिखा देगा। तो इसलिए हमेशा अपना जो लेवल है ना वो ठीक ठाक रखो, ज़्यादा चढ़ने की कोशिश भी ना करें, ज़्यादा उतरने की कोशिश भी ना करें। अपना प्रैक्टिस करते रहें, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ बहुत बुरी तरीके से टफ भी है और हर चीज़ ईजी भी है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं, ये सबसे खतरा है। तो कई को मैट्रिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैट्रिक्स तो क्या चीज़ है, वो तो कोई भी कर लेगा। तो कर लो, ट्राई करो, तो वहाँ ट्राई करने के लिए आपको दिया था। तो शायद अब आपका वहम निकल गए होंगे कि मैट्रिक्स ऐसी वैसी चीज़ है। हाँ, ये आपको समझ में तो आ गया ना, कि थोड़ा ठीक से समझ में आ गया कि मैट्रिक्स मजाक नहीं है। तो एक वक्र के किसी बिंदु पर,
हाँ, विनय कह रहा है मजा आया बट पेपर कैसा भी। हाँ, ये समझाना चाहता हूँ कि पेपर कैसा भी आ सकता है। आप कभी भी ये नहीं मान के चले। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं सर मैट्रिक्स आसान है, उसके सवाल तो हम कर लेंगे, इसके सवाल तो हम कर लेंगे। नहीं, ऐसी गलत बात है ये। आप इसके या उसके नहीं बता सकते। जब तक पेपर का क्वेश्चन नहीं आएगा आप कोई नहीं बता सकते। अगर आप ये मान के चल रहे कि मैट्रिक्स ईजी है तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि मैट्रिक्स ईजी है। सवाल बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो मैट्रिक्स में से क्या निकालता है। ठीक है ना। तो कोई इजी नहीं है और कोई टफ नहीं है। डिपेंड करता है बनाने वाले का दिमाग कैसा था। वो जो चाहे जैसा चाहे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है। आ जाओ, एक वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो वक्र है, उसका कोई बिंदु है, उस पे स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब ढाल है ना। लाइन को देखो, लाइन को देखो क्या कह रहा है। बातों बातों में क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, मतलब ढाल यानी dy बाई डी एक्स। ठीक है, ले ली। dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है, कितनी है? वो ये है कि इस बिंदु पर, ये जो भी बिंदु है, इस बिंदु पर मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा। अगर इस बिंदु को मूल बिंदु से मिला दिया जाए, इस बिंदु को, ये बिंदु जहां भी है, डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा एक, थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये बिंदु जहां भी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ है और एक्स वाई ये बिंदु है। ये बिंदु जहां भी है, इस बिंदु को मूल बिंदु से मिला दिया जाए, ये मूल बिंदु से मिला दिया, ये 0 0 है, मिलाने पर रेखा प्राप्त होगी। ये जो रेखा प्राप्त हुई है, इस रेखा की प्रवणता, इस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने से जो रेखा प्राप्त हुई है इसकी प्रवणता। अब इसकी प्रवणता कैसे निकलेगी? अवकलन से तो नहीं निकलेगी क्योंकि समीकरण ही नहीं है। जब समीकरण नहीं है तो अवकलन किसका करोगे? तो इसकी प्रवणता निकलेगी अपने बेसिक फॉर्मूले y1 माइनस वाई टू एक्स टू माइनस एक्स वन से। जब आपको दो बिंदु पता हो तो आप इससे ढाल निकाल सकते हैं। तो y2 का मान हो गया y, y1 का मान ये हो गया हमारा x2 y2, ये हमारा हो गया x1 y1। तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, तो ये कितना आ गया? y बटा x आ गया। अब दोनों ढालें हमारे पास है, दोनों ढालें हमारे पास है। स्पर्श रेखा की ढाल है dy बाई डी एक्स, और वो जो बिंदु है उसको मूल बिंदु से जो ढाल आती है वो भी है y बटा एक्स। क्वेश्चन क्या कहा, आगे क्या कह रहा है कि वो वाली ढाल यानी dy बाई डी एक्स वाली जो ढाल है वो बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा की ढाल की दुगनी है, दुगनी है। यानी dy बाई डी एक्स दुगना है y बटा एक्स से। आपकी जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल dy बाई डी एक्स दुगनी है किसकी? y बटा एक्स की। अब आप थोड़ा सा समाकलन वमाकलन करो, काम हो जाएगा। dx को उधर ले जाओ और y को इधर ले आओ। पहले आराम से कर लो, जल्दबाजी नहीं करेंगे वरना गलती हो जाएगी। dx उधर चला गया, y को इधर ले आए, dy बटा y हो गया, दो उधर है, dx बटा x हो गया। समाकलन कर ले दोनों तरफ, log y बराबर 2 log x, 1 बटा y का log y समाकलन, log x 1 बटा x का log x प्लस समाकलन नियतांक, सब log में आ रहे हैं तो नियतांक को भी log में ले लो, log c हो गया। 2 को पीछे ले जाओ तो ये हो गया log y बराबर log x स्क्वायर प्लस log c। दोनों log प्लस में हैं तो गुणा में आ जाएंगे, तो ये गुणा में आ गया, तो ये हो गया आपका log y बराबर log सी एक्स स्क्वायर, log से log कट कर दीजिए, y बराबर आ गया आपका सी एक्स स्क्वायर। और y बराबर सी एक्स स्क्वायर किसका समीकरण होता है? एक पर एक पावर और एक पे दो पावर हो। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये कौन से वक्र का है जिसमें एक पे एक पावर होती है और एक पे दो पावर होती है? कौन सा कर्व ऐसा है जिसमें एक पे एक पावर होती है एक पे दो पावर होती है? याद है कौन सा ऐसा कर्व? तो ऐसा होता है पैराबोला। परवलय में ऐसा होता है कि एक समीकरण x और y में से किसी एक पे एक पावर होती है और दूसरे पे दो पावर होती है, तो आपका आंसर आएगा पैराबोला। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आपको?
वो तो ठीक है, सवाल समझ में आया आपको? अच्छा देखो, वो कह रहा है स्पर्शरेखा की ढाल, तो ये रही भाई स्पर्शरेखा की ढाल डी वाई बाई डी एक्स। फिर इसने कहा कि इस बिंदु को मूल बिंदु से मिला दो, मिला दिया, इसकी ढाल निकाल ली, वाई बटा एक्स आ गई। स्पर्शरेखा की ढाल इसकी ढाल से दुगनी है, दुगना कर दिया, डी एक्स को इधर भेज दिया, डी वाई को इधर कर दिया, समाकलन कर दिया और समाकलन को सॉल्व कर लिया। जैसे ही सॉल्व किया हमें समीकरण आ गया y बराबर सी एक्स स्क्वायर। तो ये कंफर्म करता है कि ये जो समीकरण है ये एक परवलय है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि x बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, y बराबर a साइन थीटा, x बराबर a 1 प्लस कॉस। हाँ खतरनाक क्वेश्चन, बिल्कुल खतरनाक सवालों से मजा आएगा। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी, इस टॉपिक की प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इक्के दुक्के टॉपिक ऐसे हैं, आप एक बार दो बार कर भी लो तो भी इतना ज़्यादा पकड़ नहीं बनती। जैसे अवकलन का अनुप्रयोग है, अवकलन का अनुप्रयोग में आप टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला टॉपिक है जो भी कर रहे हैं अपन, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है। जितनी भी आप प्रैक्टिस करते हैं उससे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इसको चाहिए चाहिए होती है। ऐसे ही आप उच्चिष्ट निम्निष्ट को देख लो, उच्चिष्ट निम्निष्ट भी एक बार में होने वाला टॉपिक नहीं है कि आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली वो हो गया, नहीं होगा, आपको उसकी कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे ही ग्रुप थ्योरी है, वो एक बार में निपटने वाला नहीं है कि आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली हो गया, नहीं होगा, उसको कई बार दोहराना पड़ेगा, कई अलग अलग राउंड में। कभी आपने घर पे पेंट करवाया है, घर में कभी पेंट करवाया है, तो क्या होता है, पहली बार आप पेंट कराते हैं तो हल्का सा वो क्या करता है, आपकी दीवार को ढक देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम फिनिशिंग आ गई है, नहीं आती। पहले वो एक बार पेंट मारता है, फिर वो उसको घस के बराबर करके दोबारा पेंट मारता है, फिर वो उसको दोबारा देखता है कि भाई साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, फिर वो तीसरी बार पेंट मारता है। कहते हैं ना 3 हाथ मार दिए, 4 हाथ मार दिए, 4 हाथ मारने में 4 बार वो उसको करना पड़ता है। अब हम ये सोचें कि एक बार में वो पूरी फिनिशिंग आ जाए, तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये तरीका है, आपको बार बार पेंट मारना पड़ता है। एक पेंट मारते हैं, फिर दूसरा पेंट मारते हैं, लेकिन सुखा के। पहला पेंट जब मारते हैं तो वो सूख जाए, फिर दूसरा पेंट, फिर सुखा के तीसरा और फिर चौथा। तो सेम ऐसे ही कई टॉपिक ऐसे हैं जो कई हाथ मांगते हैं कि कई बार हाथ चलाओ इनके ऊपर। तो इसमें से जो टॉपिक है जैसे ग्रुप थ्योरी है, ठीक है ना, और आप ओडी में आ जाओ, अवकल समीकरण में आ जाओ। अवकल समीकरण भी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा। अब जैसे मैट्रिक्स है, उस पर एक हाथ काफी है, मोटा मोटी मैट्रिक्स एक बार में हो जाता है जो होना होता है, लेकिन ये वो नहीं है ना, इसमें आपको कई बार करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लगाने पड़ेगा, अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण में आप कम से कम 4-5 बार हाथ ना लगाओ तो वो बैठे ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता सवाल का, सवाल देख के समझ में नहीं आता किसका था, कहाँ से आया, कौन था। तो ये है x बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक को मैं एक दो बार दोबारा से रिपीट करूंगा आप लोगों को, ताकि मेरे मन में भी शांति आ जाए कि, क्योंकि मुझे पता है, मैं जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लगता है कि ये टॉपिक वो है एक बार में नहीं होने वाले। तो ये टॉपिक एक एक बार थोड़े से वापस से रिपीट हो जाए तो ज़्यादा सही रहे। सवाल इजी आते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमाता है इन सवालों को। अब ये क्या कह रहा है कि थीटा के बिंदु पर अभिलंब सदैव किस निश्चित बिंदु से गुजरेगा। पहले इसके अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। तो x का अवकलन कर लो, डी एक्स बटा डी थीटा, ये आ गया a कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया a साइन थीटा। फिर y का निकाल लो, डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा हमारा a कॉस थीटा, दोनों में भाग दे दो ताकि डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया, ए से ए कट गया और ये कॉस बटा साइन आ गया, कॉट थीटा आ गया। या खाली कॉस बटा साइन ही रहने दे, ज़्यादा सुंदर लगेगा। ए से ए काट दो, कॉस बटा साइन हो गया। ठीक है, अब अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। अभिलंब के समीकरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन माइनस 1/m x माइनस एक्स वन। m है आपकी ढाल जो भी आपने जस्ट निकाली है, ये रख दो। बिंदु आपका ये रहा, ये आपके एज ए बिंदु के तौर पे काम करेंगे। y माइनस वाई वन है आपका a साइन थीटा, ये हो गया a साइन थीटा, माइनस m का मान ये रहा, पलटेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, और x माइनस
x1 का मान है a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस को इधर भेज दो, कॉस थीटा वाई माइनस a साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा एक्स माइनस a साइन थीटा माइनस a साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ कट रहा है तो दोनों साइड से काट दो, a साइन थीटा कॉस थीटा, a साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, पदों को एक तरफ कर दो, इधर चलो भाई, तो आपका समीकरण आ जाएगा, अभिलंब का समीकरण आ गया साइन थीटा एक्स, और ये इधर चला गया माइनस कॉस थीटा वाई साइन थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा वाई माइनस a साइन थीटा बराबर 0। अब ये देखो ये कौन से बिंदु से गुजरेगा, कौन सा बिंदु है जो इसमें रखने पर संतुष्ट होगा, कौन सा बिंदु जो है इसे रखने पर संतुष्ट होगा। तो 0 0 रख के देखें पहले, हाँ या ना, पहले चेक करो। x की जगह 0, y की जगह 0 रखने पर क्या LHS RHS बराबर आ रहा है? नहीं है, नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल। 0 a रख के देखो, x की जगह 0 और y की जगह a रख के देखो, x की जगह 0 और y की जगह a रख के देखो, ये आ जाएगा a माइनस का a कॉस थीटा माइनस का a साइन थीटा। 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब b भी गलत है। फिर ये रख के देखो, a 0, x का मान a, y का मान 0 रखा, a साइन थीटा प्लस का a साइन थीटा माइनस का कट गया और y 0 हो गया, तो पूरा 0 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हुआ सी। देखो ऐसे एक एक क्वेश्चन के साथ मोटिवेशन कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हैं, आप सम रहिए, ठीक है ना। हमें जैसे नॉर्मल हम जीवन के बारे में कहते हैं कि ज़्यादा खुश रहना भी उतना बुरा है जितना ज़्यादा दुखी रहना बुरा है। अगर आप सम रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, है ना। पीसफुल जिसे कहते हैं ना, आदमी शांत जो आदमी होता है वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि आप ज़्यादा खुश होंगे तो दुखी भी उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितना आप एक्सट्रीम पे एक साइड के एक्सट्रीम लेंगे ना, दूसरी साइड का एक्सट्रीम अपने आप ही आ जाएगा। बीच में रहेंगे तो दोनों चीज़ें बराबर रहेंगी आपकी, आपको तकलीफ भी कम होगी, आपको अगर खुशी कम हो रही है तो तकलीफ भी कम होगी। अगर खुशियाँ आपको बहुत ज़्यादा होती है, हर बात की ज़्यादा फीलिंग्स आती है आपके अंदर, तो जब दुख की बारी आएगी तो उतना ही फिर एक्सट्रीम आपको दुख होगा। तो वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम मत करिए, एक चीज़ आपके कंट्रोल में है ना। तो ज़्यादा हर बात पे ज़्यादा मोटिवेटेड भी मत रहिए और ज़्यादा डिसमोटिवेटेड भी ना रहिए, कम भी मत रहिए, ठीक ठाक रहिए। अब 2 सवाल निकाल ले तो जंप मारना शुरू कर देते हो, मतलब आसमान के तारे तोड़ने लग जाते हो। फिर वो उल्टा होता है, जब 2 सवाल नहीं टूटते, नहीं निकलते, तो आप पाताल में चले जाते हो। तो 2 सवालों पे इतना कॉन्फिडेंस भी पैदा मत करो, जितना 2 सवाल नहीं आने से फिर उतना ही कॉन्फिडेंस डाउन भी चला जाता है। तो बराबर रहो, मैथ्स है, सारे रंग दिखाएगी, सबसे कवर नहीं होगी, ये भी सच है। बस अपने हिसाब से पढ़ते रहो, सीखते रहो। ज़्यादा मोटिवेटेड होना भी बुरा है और ज़्यादा मोटिवेटेड ना होना भी बुरा है। तो ऐसे नहीं कि मैट्रिक्स के बारे में आप ये सोचने लग जाओ तो बहुत ईजी है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो सब कुछ आता है, तो ये नहीं है। हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है, कई चीज़ें ज़्यादा टाइम मांगती है, जैसे ये। अब ये चीज़ पहले दिन किसी को नहीं आती, कोई भी बच्चा जो निकालता है उसको पहले दिन नहीं आती। 2D पढ़ लीजिए आप, 2D में यही परेशानी होती है, फर्स्ट दिन 2D किसी को ढंग से समझ में नहीं आती। और ये भी नहीं है कि 2D को कोई एक दिन में निपटा के साइड में रख देगा, नहीं निकलेगी। तो टॉपिक है, गणित के अलग अलग टॉपिक है, जैसे मैंने कलर वाली एग्जाम्पल दिया, कई कलर एक हाथ से भी हो जाते हैं, कई बार कई हाथ मारने पड़ते हैं। तो ये मैथ्स का हिस्सा है, उसको उस तरीके से एकदम समान तरीके से लें। हाँ, बराबर रहो, सम रहो। दोस्त जो हमारे ज्ञानी लोग होते हैं, अभी आप किसी ज्ञानी लोग को देखिए, जो ज्ञानी लोग होते हैं, है ना, जिन्होंने जिनका इनलाइटमेंट हो चुका है, जिन्होंने दुनिया को समझ लिया है, वो लोग कैसे होते हैं? वो खुश होते हैं? नहीं। दुखी होते हैं? नहीं। अच्छा, वो खुशी क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन ऐसे ही चलता है, अगर आप ज़्यादा खुश होगे तो कल दुखी भी ज़्यादा होगे। जो चीज़ आप एक एक साइड अगर आप एक्सट्रीम पे जाएंगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली एक्सट्रीम पैदा होना है। तो इसलिए वो बैलेंस बनाते हैं अपने लाइफ का, तो आप भी बैलेंस बनाइए, ज़्यादा मोटिवेटेड भी ना हो, ज़्यादा मोटिवेशन लूज भी ना करें, बराबर रहें।
दो सवाल निकालने से इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए, ताकि दो सवाल कल नहीं आएंगे तो वही दिक्कत फिर शुरू हो जाएगी। मैथ्स है, सारे तरीके से आएगी, कोई आएंगे कोई नहीं आएंगे। तो चलिए, आज तो सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। आपका टाइमिंग जो है ना, ठीक है, कल फिर से मिलते हैं। कल का टाइम हम 6 बजे कर लें क्या? अब आप लोगों का, आप लोगों का टाइम 6 बजे कर लें। आप लोगों का जो समय है वो शाम को 6 बजे कर लें। वैसे मैंने पोल करवाया था, अधिकतर लोग जो है वो 5 और 6 दो के लिए एग्री हुए थे। तो प्लीज़ 6 बजे का कर लो, तो क्या ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। रात को 8 बजे वाला टाइम जो है ना, वो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी ना कभी कोई ना कोई आ भी जाता है घर पे, और आने के बाद में कहना मुश्किल हो जाता है कि मेरी क्लास है, प्लीज़ आप जाइए। तो फिर वो थोड़ी सी है ना, गलत सा लगता है। अगले को लगता है कि देखो हम तो आए और ये बंदा ऊपर चला गया छत पे। तो वो थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगता है, उस अगले को भी तो बुरा लगना ही लगना है। हाँ, तो ऑफिस से आ जाइए, मोबाइल देखते देखते आ जाइए, मोबाइल में देखते देखते आइए। तो इससे क्या, ठीक है ना? चलिए, कल एक 6 बजे भी करके देखते हैं सेशन। आज 5 बजे करके दे। आज तो मुझे काम था, आज तो ये ना देखिएगा मैंने 5 बजे का सेशन ऐसे रखा। आज तो मुझे काम था, और संभावना पूरी थी कि मेरा 8 बजे का टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। 100% चांसेस है कि 8 बजे वाला मेरा डिस्टर्ब होगा। तो मैंने सोचा कि एक सेशन 5 बजे ले लेते हैं, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो हो गया। हाँ, बस से लाइव यार, ये तो ऑनलाइन का मजा है। ऑनलाइन में आपको जगह की जरूरत नहीं पड़ती, आप कहाँ खड़े हो। आप जहाँ खड़े हो वहीं क्लास है आपकी, बस में बैठे हो बस में क्लास चल रही है ना? तो यही तो कमाल है। हाँ बिल्कुल, डिस्क्रीट पे मैं बनाऊंगा। ठीक है। नहीं, वो भाग जाएंगे। मेहमान पढ़ने नहीं बैठेंगे, मेहमान भाग जाएंगे। मेहमान भाग जाएंगे, ये एक परेशानी होती है। मतलब एक चीज होती है, जब आप इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं ना, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जब आप पढ़ने वाले लोग होते हैं। अगर आप पढ़ने वाले लोग हैं तो आपके साथ ज्यादा लोग कंपनी नहीं देते, क्योंकि आप बहकी बहकी बातें करते हो। उनके हिसाब से आप बहकी बहकी बातें करते हो, क्योंकि आप गहरी बातें करोगे। अब गहराई कौन नापना चाहता है? ठीक है ना? तो एक चीज गौर करेंगे आप लोग, अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद महसूस करेंगे, आप ज्यादा एकांत में रहेंगे। आप लोगों को ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। मैथ्स वालों के ज्यादा दोस्त नहीं होते, आप लोगों के दोस्त ज्यादा नहीं होंगे, मेरे भी नहीं है, आप लोगों के भी नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, गहरे होते हैं। हम लोग गहरे होते हैं, हमें ये ऊपर फालतू बातें ज्यादा पसंद नहीं आती। हमें गहरी गहरी बातें पसंद आती है। और अधिकतर दुनिया को गहरी बातें पसंद नहीं आती, वो कहते हैं बकवास कर रहा है, फालतू बातें करता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए चिंता ना करिए, ज्यादा मेहमान मेरे पास टिकते भी नहीं है। है ना? तो चिंता हाँ, ये सवाल पढ़ाना तो दूर की बात, नॉर्मल बैठ के कोई ढंग से बात ही नहीं कर सकता अपने से तो। ठीक है, चलिए फिर दोबारा मिलते हैं। ठीक है।